हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यूपी टेट पिछले 2011 से 2022 के प्रश्न करने की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। सम पर्यावरण अध्ययन का दूसरा वीडियो है, क्योंकि 150 प्रश्न हम भाग 1 में कर चुके हैं। अब 150 प्रश्न पुनः करने जाएंगे भाग 2 में। कुल 300 प्रश्न करने हैं एक साथ, एक ही वीडियो में, एक ही विषय से देखने से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पर हमारी तैयारी अच्छी हो गई है, कहाँ पर हमें और अभी कोशिश करनी है, किस प्रकार के प्रश्न प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ पर हमको और अच्छे तरीके से तैयार होकर के परीक्षा में बैठना है। अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 25 से 26 प्रश्न करने में आसानी होगी। तो अपने नंबर पक्का करना चाहते हैं और एक ही बार में ये परीक्षा पास करना चाहते हैं, क्योंकि टेट का परीक्षा आपको पता है कि 2022 के बाद अभी होने जा रहा है। अगला कब होगा किसी को नहीं पता। तो इसी बार पूरा जोर लगाइए, बार बार रिवाइज करिए, पीवाईक्यू को देखिए, व्याख्या को सुनिए, अपना भी खुद नोट्स बनाइए जो आपको नहीं समझ में आता। अगर आप सीरियस हैं वीडियो को देखिएगा, आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफल होंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 21 मई 1949, ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। जो सही जवाब को मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, बाकी व्याख्या को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ठीक, जनगण मन, ठीक है। और कभी आपसे ये पूछ ले कि सर्वप्रथम इसे कब गाया गया था, तो आपको ये याद रखना चाहिए 27 दिसंबर, यानी 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था, ठीक है। और इसका समय ड्यूरेशन 22 सेकंड है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही इसके रचयिता आपको याद रखना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इसे पहली बार 1912 में तत्वबोधिनी में, ठीक है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये अजमेर में किया जाता है, ठीक है। यहां पर ब्रह्मा का एक मंदिर है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी यूवी जो सी है, यूवीसी ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। इन्हें 3 आधारों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ठीक। जो आपका यूवी ये और जो बी होता है, इनका क्या होता है कि ये त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो कवक है वो अजैविक घटक नहीं है। ये यहां पर आपको ध्यान देना था, ठीक है, अजैविक घटक नहीं है, यह आपका जैविक घटक है। ये क्या करता है? अपघटन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? 2017 का प्रश्न है, टेट का प्रश्न है, ठीक है। गिर सेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? गिर सेर परियोजना गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अच्छा, यह इसको क्या कहा जाता है कि एशियाई शेरों का घर,
एशियाई सिंह, आप लिख लीजिए, सिंहों का घर कहा जाता है। ठीक है। इसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि WWF से क्या आशय है। चलिए यहाँ पर पुनः एक बार फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आप बताइएगा WWF से क्या आशय है। इसका सही जवाब क्या होगा? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड फार फंड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में और आप अगर आप जानकारी जानना चाहेंगे तो विश्व वन्य जीव कोष है ये। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, गंगा का एक और नाम है भागीरथी भी इसे कहते हैं। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, यह भारत में 5 राज्यों से बहती है। कभी कभी उनका नाम पूछ लेता तो आप याद रखिएगा, यूके यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, और बांग्लादेश में फरक्का नामक स्थान पर ही वहां पर प्रवेश करती है। इसका एक और नाम पद्मा भी है, वहां पर उस पद्मा नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग या ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोटोपैक्सी का जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर एक स्थित है? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर अवस्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंडीज में। ठीक है, ये जो कोटोपैक्सी है ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? बताइए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रह्मपुत्र। जो सांगपो नदी है तिब्बत की, वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र की खासियत क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से ये एक है। ठीक है, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या शाकाहारी या मांसाहारी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांसाहारी। मांसाहारी जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ठीक, जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सर्प और गिद्ध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का
प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? पृथ्वी तल के नज़दीक कौन सा है, बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, और इसी में सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा को मैं लिख देता हूं, बादल बनना, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, वो सब इसी मंडल में घटित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? ये आपको याद होंगे, 5, सॉरी हाँ 5 डायरेक्ट आप देख सकते हैं, मैं ऑप्शन नहीं बोला, लेकिन चलिए यहाँ पर आप आसानी से इस प्रश्न को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यूएसए है, चीन है, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इन 5 सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। चलिए अगला हम देखेंगे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी असम में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। और स्थान का पूछ ले तो अलवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे 1958 में घोषित किया गया था। ठीक, और 1979 को यह टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है। एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। और आर्सेनिक की अधिकता से क्या होती है? आर्सेनिक की अधिकता से आपका ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960, 1962, 1972, 1975 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यह अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, अवशन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किण्वन कहते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक, दूध में अब लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका कहाँ से लिया गया? ऑप्शन डी, यूएसएसआर से, रसिया से लिया गया। ठीक, इस समय, और ये संविधान के भाग 4 क के
तहत रखा गया। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1973 में। कब? 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में, चमोली में। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 306, 275, 206 या 175? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 206 हड्डियां होती हैं। और एक शिशु में अगर पूछ ले प्रश्न, एक शिशु में 300 अस्थियां होती हैं। ये याद रखिएगा, कभी कोई पूछ लेता आप प्रश्न, क्योंकि 206 बार बार पूछता है, सबको याद हो चुका है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या नागासाकी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम में। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में। ठीक, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक, ये शहर किस देश में है? नीदरलैंड में। अगर एम्स्टर्डम ना दिया हो, देश का नाम दे दो, तो नीदरलैंड याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान आपको फिल इन द का ऑक्सीकरण और फिर आपको डॉट डॉट दिया है का अपचयन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का ऑक्सीकरण यौन NADP का अपचयन होता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलता है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? इसमें क्या सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, क्या सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक, यह एक स्वच्छ ध्वनि है, ये भी आपका सही है। इसका उच्च ऊष्मीय मान है, यह नीली ज्वाला के साथ भी जलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की या रॉबर्ट हुक की? हैंग तो नहीं कर रही है? नहीं, सही है। ओके ओके, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, बताइए। अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की या रॉबर्ट हुक की? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन की, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। चलिए, मकर रेखा है, बताइए कितने डिग्री को मकर रेखा कहते हैं? कौन सी कर्क रेखा होगी इसमें? दोनों मिल जाएगा आपको एक साथ, प्रयास तो थोड़ा कीजिए। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ, या ऑप्शन डी 30 डिग्री साउथ। सॉरी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो ऑप्शन बी है ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा, और 0 डिग्री सेल्सियस को विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेग में है। ठीक, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल सॉरी 1946 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? 2008 की है। उस समय ये तो 2018 का प्रश्न शुरू हो गया। चलिए अगला सेट यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, यानी 2017 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2018, 19, 20, 21, 22 ये सारा हम करेंगे, यानी 2011 से 2022 के इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने PYQ हैं एक साथ एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो भाग 1 में जाकर के उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर 150 प्रश्न है, और दूसरे वीडियो में भाग 2 में 150 प्रश्न को 300 प्रश्न आपको PYQ MCQ के रूप में देखने को मिलेगा, व्याख्या देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से धैर्य बना के रखिएगा। अगर आप पास करना चाहते हैं तो 1 से 2 बार ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए 2018 के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, विजया किशोरी रहाटकर जी। ठीक, तो इनमें से कौन थी? 2018 में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए इस समय वर्तमान समय में कौन है, एक मिनट, वर्तमान समय में आप इस समय देखिएगा, इस समय कौन है? विजया किशोर रहाटकर हैं। ठीक है, यही है वर्तमान समय में। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 24 अक्टूबर 2024 को। ये 9वीं अध्यक्ष हैं। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को भंग कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ठीक, यह आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यह भी याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। ठीक, आर्टिकल 243 से और अनुसूची 11 में भी पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपको यह भी बताना है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक, बताइए 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में यह पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 में। ठीक, और पंचायती जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और संविधान के भाग 9A में आपका नगर पालिका से जुड़ा हुआ जो है ये है, भाग 9 में आपका पंचायत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगर ये आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जुड़िएगा, पॉलिटी की पाठशाला विद दीपक पे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, चलिए भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड? तो बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विधि के शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक, अब की न्यायपालिका कहाँ से है? USA से। ठीक, आयरलैंड का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, चलिए अगर आप भारत का निर्वाचन आयोग देख ही रहे हैं तो ये भी बताइए कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक, 1952 में पहला चुनाव। ठीक, और ये एक संवैधानिक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। यह क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा की कार्रवाइयों के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। क्या होगा? प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, आप यह जान लीजिएगा कि तारांकित, ठीक, और तारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। ठीक, इसका जवाब मौखिक होता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह लिखित होता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसमें पूरक नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, ये कोई विशेष अगर कोई घटना घट रही है, किसी मुद्दे पर लोकसभा का ध्यान को आकर्षण करना है तो अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, एक विधेयक भी याद रखिएगा, एक सरकारी विधेयक होता है, ये मंत्री लोग जारी करते हैं। ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडार, वर्षा जल का जमाव और भंडार, पानी का वितरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडार। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? इसका सही जवाब बताइएगा कि कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां पर है? असम में। ठीक, एक सींग वाला गैंडा, यानी एक सींग वाला गैंडा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक? या ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक? या ऑप्शन डी उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक,
पहले उत्पादक, फिर उसके उपभोक्ता होगा, फिर उसका अपघटन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मेथेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस वार्डक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, बताइएगा। किस वार्डक के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, और जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न नंबर 195, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री, कॉपर लीफ या सर्पगंधा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन सी, कॉपर लीफ। ठीक है, जेट्रोफा भी आप समझ सकते हैं, जिससे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये कॉपर लीफ अब देखिएगा, सॉरी कॉपर लीफ नहीं हो सकता है, आंसर की में ये गलत दिया हुआ है आपका। इसका सही जवाब होगा जेट्रोफा। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी आएगा तो जेट्रोफा ही लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। ठीक, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम ओसिमस सेक्टम है। इस पौधे का सामान्य नाम क्या है? बस प्रश्न आपका मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि ओसिमस सेक्टम का सामान्य नाम क्या है। ठीक, बाकी तो आपकी भूमिका बनाई गई है, तुलसी, रोजमरी, धनिया या अजवायन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुलसी। ठीक, जड़ी बूटियों की रानी। ठीक है, ओसिमस सेक्टम इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीने योग्य पानी। ठीक है, या और पीने योग्य पानी हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? 0.65% ही पीने योग्य जल हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है। अगला प्रश्न कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो यह प्रश्न फिर से रिपीट किया जा रहा है, किया नहीं जा रहा, प्रश्न परीक्षा में रिपीट हुआ है। ठीक, मैं नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कभी कभी इसका सूत्र भी दे देता है, तो आपको सूत्र याद रखना, CH4NCO, इसी के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं, आयोग के द्वारा। 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी, 5 जून को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन दिवस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि MS स्वामीनाथन एक है, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि वैज्ञानिक थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक।
हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए इनको 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए WWI यानी वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में अवस्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सूख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को सूख लेते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी या रसायन भक्षी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृतक भक्षी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या? तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तप्त भौजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 16 घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय या ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पे 16 घास पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत में पेलियन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? प्रश्न नंबर 206 है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नोलापट्टा में, कुथुनकुलम में, कोक्करे वेलूर में या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी निम्न सभी जगहों पर वो प्रजनन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मिनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी पारा। ठीक है, मिनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थल पर हुआ है? कहाँ पर हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक, 1985 में इसे खोजा गया था। ठीक है, चलिए ये ओजोन जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जेकानिया या ऑप्शन डी, SR दास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीरालाल जेकानिया। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, कब से कब थे अगर इनका आप अभी जानेंगे तो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जलस्तर से, विलुप्त के करीब जीव से या वायु प्रदूषण से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलुप्त के करीब जीव जो हैं। ठीक है, अच्छा रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN। इसका फुल फॉर्म की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, ये याद रखिएगा, ये संकटपन्न जीवों की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या मुंबई से पुणे के बीच। बम्बई से पुणे के बीच। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लेकिन आप भूल गए। यहाँ प्रश्न शुरू होता है आपका 2020 का। ठीक, किसका? 2020 का प्रश्न, यानी अगला सेट यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा?
यानी हम लोग 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। ठीक, यहाँ पर 2018 कंप्लीट हो गया। 19 में पेपर नहीं हुआ था, 20 में पेपर हुआ था। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर और आपको वीडियो चाहिए ऐसे ही तो हमें ज़रूर बताइए। अब हम 2020 8 जनवरी 2020 को ये पेपर हुआ था, लेकिन सेट 2019 में ये विज्ञापन जारी हुआ था। सॉरी, ये परीक्षा यूपी टेट की। ठीक, पेपर हुआ था 8 जनवरी 2020 को। तो इसको हम देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, कब चला था ये तारीख याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक, यह दूरी कितनी थी? यह दूरी थी आपकी 34 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ऑप्शन ए सोनपुर में लगता है। ठीक है, यह कब लगता है? कभी प्रश्न पूछ ले, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक, नवंबर दिसंबर के महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। ये राज्य अगर पूछ ले तो बिहार की सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। रचने की राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961 में। NIC की स्थापना 1961 में हुई थी, अनेकता में एकता के सिद्धांत पर। ठीक है, केंद्रीय सरकार दिल्ली में हुई थी ये सभा, उसी में निर्णय लिया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आपका जो 19 से 22 है ये नोट कर लीजिएगा आप, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, आपका जो 25 से 28 है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, जो ऑप्शन बी है 23-24 वो क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचार की बात करता है। ठीक है, आपका छूट क्या रहा है? 29 और जो 30 है ये आपके सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी भारत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। ठीक है, ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेड रेंडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसूनी, टैगा या ट्रुंडा? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रुंडा प्रदेशों में रेंडियर पाए जाते हैं। ठीक है, ये परिवहन और माल ढुलाई के लिए, किसके लिए? परिवहन और माल ढुलाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये मांस तथा दूध का भी उपयोग करते हैं इनका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? पंपास, डाउन्स प्रेरीज या पंपास? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंपास। ऑप्शन ए कंपास जो है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। एक लिस्ट ही बना लेते हैं यहाँ पर।
उष्णकटिबंधीय घास स्थल, आप नोट कर लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में, इसको मिटा देते हैं, सवाना है, ठीक। ब्राजील में कंपास है, वेनेजुएला में लानोस है, ठीक। अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली वीडियो में मैं उसको भी समाहित कर लूंगा, ठीक है। चलिए अभी तक इतना ही। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया, ठीक है। एशिया जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप पर पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, और बी भी, ए दोनों यहाँ पर ये उत्तर आएंगे। उत्तर में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में दोनों, ठीक है। सॉरी, ध्यान रखिएगा, आयोग ने इसका उत्तर दोनों माना है, ये भी सही है भाई, आयोग, ठीक। चलिए, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है आप बताइएगा हमें, ठीक। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भिलाई जो संयंत्र है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक। यह भारत का, आप इसको बारे में जान लीजिए, यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, ठीक। ये रूस के सहयोग से, उसमें यूएसएसआर था, रूस के सहयोग से, ठीक। कब की गई थी? 1955 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में, लोकसभा में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था में। एक मिनट, ठीक है। अभी एक संविधान संशोधन किया गया नारी वंदन शक्ति के रूप में, ये कब तक लागू होगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए, 1/3, कभी कभी पूछ लेता है कितना, 1/3, तो आप ये भी जान जाइए 1/3 से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? चलिए यहाँ उम्र की बात कर लेते हैं, कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष? तो उसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इनके लिए दो ही अर्हताएं कि वह भारत का नागरिक हो, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, ठीक है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनकी होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिलान करना है हमें, ठीक। भारत राज्य संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, तो इसको आप मैच करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाँ बी होगा। सॉरी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं मैच ही कर देता हूँ ना, अब क्यों परेशान हो रहे हैं। भारतीय संघ आपके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ओह सॉरी, नगर निगम जो है आपके मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच, यह तो इसी प्रकार से सुमेलित कर दिया गया है, ठीक। सामने प्रश्न में इधर उधर दिया था, तो यहाँ पर जगह स्पेस कम होने की वजह से इस प्रकार से आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था?
ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 224। कुल 300 प्रश्न करने, यानी पिछले 2011 से 2022 तक के सभी प्रश्न एनवायरमेंट के जितने भी है PYQ उनकी व्याख्या सहित आप देख रहे हैं। ये भाग 2 है। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भाग 1 में भी आप शुरुआत के 150 प्रश्न देख सकते हैं और इसी प्रकार से उनकी व्याख्या की गई है। कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि और किन टॉपिकों पर आपको वीडियो चाहिए या इसे वन लाइनर के रूप में भी लाया जाए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए वीडियो को देखते रहिए। अगर आप निश्चित तौर पर पहली बार परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक नोट्स के साथ आप पेपर पेन लेकर के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा, जो आपको नहीं आ रहा पहले से, जो डाटा और फैक्ट आपको नहीं आता, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और ये 2022 के बाद टेट हो रहा, अगला टेट कब होगा किसी को कोई पता नहीं, तो पूरा प्रयास करिएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार देखिएगा। 2x पर 3x पर आप देख सकते हैं दूसरी तीसरी बार में, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि 300 प्रश्न एक बार करके जाते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो देखेंगे प्रश्नों की पुनरावृत्ति ज़्यादा है, तो हम कम से कम आप 26 से 27 प्रश्न करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसका उत्तर भी हमें देना है। केरल में 1959 में, जम्मू कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में या डी बिहार 1958 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल में प्रयोग किया गया था। कब? 1959 में। ठीक। राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक। चलिए माफ करिएगा। अगला प्रश्न है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार का सर्वाधिक समस्या कारक जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है ऑप्शन डी, लेंटेना कैमरा, ये तो नहीं हो सकता है। पहले पूरा ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस घास, जलकुंभी। इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम भी दिया है आइकोर्निया क्रासिपस, सिनोडोन डेक्टाइलोन, दो घास, या ये तो होगा नहीं, लेंटेना कैमरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलकुंभी को कहते हैं। ठीक है। प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक। चलिए कि वायरस के अजैविक होने के लक्षण क्या हैं? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, या प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इनमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन या ऑक्सीन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इथिलीन। ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवी जीवाणु जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। अच्छा प्रश्न है, ये भी रिपीटेशन हो रहा है। राइजोबियम, कोलोस्ट्रीडियम, विब्रियो या एजोटोबैक्टर। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ठीक है। चलिए जो राइजोबियम है, ये दालों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? cDNA, bDNA, zDNA या aDNA। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, bDNA पाया जाता है। ठीक। कोशिका में सामान्य रूप से bDNA पाया जाता है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया जाता है। नाम लिख लीजिएगा, वाटसन और क्रिक ने। ठीक। डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया जाता है, उसे अब bDNA कहते हैं। bDNA जो होता है
सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, बताइएगा। लीच, काइटन, इग्नस या यूप्लेक्टेला। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूप्लेक्टेला। ठीक है, सॉरी इसे हाईलाइट करना है। ठीक, चलिए, क्योंकि यह चलने में सक्षम नहीं होता, चलने में सक्षम नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ये प्रश्न रिपीट हुआ, तो प्रश्नों का इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की एक इकाई है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तकाएं या तारककाय या सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो इसका सही जवाब होगा तारककाय। ठीक, सेंट्रोसोम इसे कहते हैं। ठीक है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और अंगक यानी पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये प्रश्न तो रिपीट ही हो रहा है। प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अरिविक्र ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत। ठीक है, यहीं से पित्त का स्राव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यूपी टेट है और यूपी स्पेशल से ना है प्रश्न, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक वीडियो है मेरा यूपी स्पेशल से संबंधित, तो उसे आप अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मैं उसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक, कभी कभी 2-3 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता, सारस या क्रेन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सारस और क्रेन। राजकीय पशु आप जान लीजिए, मैं बता ही देता हूँ कुछ। राजकीय पशु आपका यूपी का बारहसिंगा है। ठीक, राजकीय पक्षी आपने देख ही लिया। राजकीय आपका जो वृक्ष है अशोक है, जो आपका राजकीय पुष्प है पलाश है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखी, नगरी या अवखंडित। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण। सॉरी, ठीक, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, पॉलिटी की पाठशाला विद दीपक, या आप कमेंट डिस्क्रिप्शन लिंक में भी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। सॉरी, चलिए तो पूर्वा है ग्रामीण आदिवासी में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। किलिमंजारो कहां पर अवस्थित है? तंजानिया में। ठीक, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अगर इससे, सॉरी मैंने तो कट कर दिया, तंजानिया। ठीक, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि
एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा पर, कच्छ तट पर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलिफेंटा मुंबई तट पर अवस्थित है। ठीक है, यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है जिसमें गुफा मंदिर, एलिफेंटा गुफा जिसे चट्टानों पे उकेरा गया है। ठीक है, चलिए, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, बताइए तो इनमें से कौन सा है? 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, या 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, या 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन टी, 70 से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का, या डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन टी, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है। ठीक है, यहां पर औसतन जो वर्षा होती है 300 से 400 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। प्रश्न कह रहा है, अब यहाँ पर 2021 का प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न फिर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, 2021 का प्रश्न करेंगे और एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर 2022 में हुआ तो उस प्रश्न को भी देखेंगे। तो टोटल अभी 60 प्रश्न और हमें करने हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन्वायरमेंट है, इसके बाद हम सीडीबी का भी देखेंगे, हिंदी का भी देखेंगे। तो ऐसे 2011 से 22 तक यानी यूपी टेट का जितना भी पेपर हुआ है एक ही साथ, यानी 2011 से 22 तक जितना भी टेट के इन्वायरमेंट के प्रश्न थे एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल गया, 2 भागों में। वैसे ही हिंदी हम देख लेंगे, 2011 से 22 तक जितने भी टेट के प्रश्न हुए, हिंदी से जितने भी प्रश्न आए सभी पीवाईक्यू एक ही साथ एक ही जगह इकट्ठा देख लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों में, और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, चलिए तो 2021 का प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहां पर अवस्थित है? चलिए बताइए, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका में कहां पर है? चलिए बताइए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहां स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए इनका पोस्टमार्टम भी हम लोग आज कर ही देते हैं। ठीक, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अवस्थित है। कहां पर? पूर्वी तट पर। ठीक, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और प्रमुख पर्वतमाला है। ठीक, ये आपको याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी याद रखना, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये आपको याद रखना। अच्छा, यहां पर एक प्रवाल भित्ति है, उसे क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति जो आपका है उसको क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से जो भी प्रश्न है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है सबसे बड़ी प्रमुख पर्वतमाला है, ये सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा भी गुजरता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? टैगा, टुंडा या मीडूज या स्टॉपेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टेपीज। सॉरी, ऑप्शन डी, स्टेपीज। ठीक है, इसका विस्तार कितना है आपको मैं बता दूं। स्टेपेज का विस्तार कितना है? 23 डिग्री 5 से 66 डिग्री 5 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में। आपके ये मत सोचिए कि नॉर्थ या साउथ में क्यों नहीं हो, दोनों गोलार्धों में। ठीक,
ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया या ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? ये आपको बतानी है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट अंकोकागुआ या माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंट अकांगुआ। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर आप मीटर में देखेंगे तो 6960 मीटर। ठीक, और दक्षिण अमेरिका में जो है इंडीज, यहाँ पर ये याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में क्या है? इंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, यह नवीन और क्या है? मोड़दार है। इंडीज जो है दक्षिण अफ्रीका में नवीन और मोड़दार है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला लिखने की जल्दी जल्दी में थोड़ी सी त्रुटि हो जा रही है, यहाँ पर बच के रहना। ठीक है, जहाँ पर ये अंकांगुआ जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अच्छा, दक्षिण अमेरिका में ही अटाकामा मरुस्थल है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में ही पूछ ले, अटाकामा मरुस्थल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा व्याख्या तो नहीं हो जा रहा। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना, हाइड्रा, जेलीफिश या साइकन में? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, ऑप्शन ए, यूग्लिना में। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी ये हरा होता है, मतलब हरा प्रोटोजोआ इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, देखिए यूपी स्पेशल का एक और प्रश्न आ गया, तो आप यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में एक वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट में यूपी स्पेशल से प्रश्न 2-3 से आ ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी अब बताइएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सारस या क्रेन। ठीक है, भारत का क्या है? मोर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ गौरैया का जिक्र हो गया तो ये भी देख लेते हैं कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक, यह भी विलुप्त होते गौरैया पक्षी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब गौरैया उतनी देखने को नहीं मिलती, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरीके की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, पीवाईक्यू का महत्व बहुत ज़्यादा है यूपी टेट में। पैराथार्मोन, हार्मोन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन या सोमोमेट्रोपिन? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पैराथार्मोन। ठीक है, यह कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे? ये भी आपको याद रखना है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है आपकी किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फैथम में या प्रकाश वर्ष में। ठीक, तो ये होता है, सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन ये डॉप्सन ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, प्रकाश वर्ष दूरी, फैथम जो होता है समुद्र दूरी, गहराई भी हो जाता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ओजोन जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किसकी जड़ों में? गेहूं की, धान की, दलहन की या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, अब बता सकते हैं, सी, दलहन की जड़ों में नाइट्रोजन उपस्थित करने के लिए जीवाणु उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है?
कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगेरिकस, पक्सिनिया, म्यूकर या राइजोपोस, राइजोपस? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एगोरिकस। ठीक है, ये मशरूम की एक प्रजाति है। क्या है ये? मशरूम की एक प्रजाति है। ठीक है, कुछ मशरूम होते हैं ऐसे जो जहरीले होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये खाने योग्य एगेरिकस जो मशरूम की एक प्रजाति है उसमें ये है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय में, सुंदरबन में, रेगिस्तान में या वर्षा वन में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये खारे या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, भी याद रखिएगा, तटीय क्षेत्रों में। आवृत्ति बीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? बताइएगा, मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर या भ्रूणपोष? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भ्रूणपोष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां जरूरत होगी व्याख्या निश्चित तौर पर की जाएगी। तो है कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न, ठीक है, बीजांडाशय पाया जाता है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कुल के भित्ति लग्न में बीजांडन्यास पाया जाता है? बताइएगा, ब्रिस्सिकेस, मालवेसी, एस्टेरिसी या सेलेनेसी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिस्सिकेसी। ठीक है, ब्रिस्सिकेसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, मौलिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब होगा एथिल एल्कोहल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आप बताइएगा। ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग, डी की कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे या केशव चंद्र सेन? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे। ठीक, 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अच्छा, आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था ये तो भी तो आप बता दीजिए, कहीं इनसे ही प्रश्न पूछ ले। तो ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना किया था। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे से जो जुड़ा हुआ है, एमजी रनाडे भी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा केशव चंद्र सेन किससे जुड़े हैं ये भी हमें बताइएगा। इन्होंने क्या किया था मैं ही बता देता हूं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। क्या? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अच्छा, कब किया था? 1866 में। ठीक है, ठीक। एक और ब्रह्म समाज था जो मूल ब्रह्म समाज, वो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित हो गया, तो उन्हीं से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में किया था। पूरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से या भगवान जगन्नाथ से? इसका सही जवाब आप तो दे देंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। मैं ठीक करता हूँ, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ठीक है, रथ यात्रा होती है ये। ठीक, चलिए, राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी हैं, ये भी याद रखिएगा। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? प्रश्न अच्छा है, बताइए। अभी हाल ही में कुंभ मेला प्रयागराज में भी हुआ है, तो नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो उस नदी का नाम है गोदावरी। ठीक, भारत में 4 स्थानों पे, प्रयाग में गंगा यमुना पर, सरस्वती नदी का संगम भी यहीं पे है, उज्जैन में भी लगता है शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर भी आयोजन होता है। चलिए,
संध्या क्या है? भजन, अखबार, राजनीतिक दल या धार्मिक संस्था? तो संध्या आपका एक अखबार है। ठीक, समय नहीं लेते इसमें। बांग्ला भाषा में प्रतिदिन, बांग्ला भाषा में मैं लिख देता हूं। ठीक, प्रतिदिन का ये अखबार था। ठीक है, 1906 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सब परिषद में कुल कितने सदस्य संख्या इनकी कितनी है? उत्तर, अच्छा यूपी स्पेशल देखिए फिर से आ गया। याद रखिए, आपको यूपी स्पेशल से 3 से 4 प्रश्न पूछ ही लिए जाए, और अब तो संख्या बढ़ती जा रही है। 2021 में, 2022 वाले में आप देखिएगा। पहले बताइए यहाँ पर 100 सदस्य, 110, 80 सदस्य या 104 सदस्य? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, 100 सदस्य उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है। ठीक है, वर्तमान में अभी आप देखिएगा कि 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, 6 राज्य। ठीक, जिसमें यूपी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, इनके लिए सदस्य संख्याओं की जो उम्र होती है 30 वर्ष होती है। ठीक है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं। यूपी में सांसद कितने हैं? 80, आप याद रखिएगा। आप विधायकों की संख्या बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। यूपी स्पेशल आप जाकर जरूर देखिएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई थी? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से, 15 अगस्त 2002 से? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई थी। अच्छा, इसे कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई को 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में इसे अपनाया गया था। इसे किसने भेंट किया था संविधान सभा? हंस मेहता ने। ठीक, अच्छा, एक प्रसिद्ध गीत है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे किसने गाया था? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। ठीक, ये भी याद रखना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है कि जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो बताइएगा। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। चलिए, इसे किसने गाया था? किसने इसकी रचना की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, चलिए, 52 सेकेंड, इसका 52 सेकेंड में जनगण मन को कहा जाता है। ठीक है, और इससे भी कोई जुड़ी हुई जानकारी आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओम बिरला है। ठीक, अच्छा, लोकसभा के स्पीकर का जो है वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 93 में। ठीक, लोकसभा जो है अपने स्वयं के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के पद पर और एक को उपाध्यक्ष के पद पर चुनती है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाई की देखरेख करता है। ठीक है, संयुक्त बैठक आपका अनुच्छेद 108 में है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी आपको बताना चाहिए। इसकी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? आर्टिकल 263 में। ठीक है, और पहली बार याद रखिएगा, पहली बार कब? पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सरकारी आयोग ने इससे संबंधित जानकारी दी थी। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। अच्छा, ये बताइए कि भारत के महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल आपका 76 में। ठीक है, चलिए, यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, अगर कभी पूछ ले आपसे, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है, तो आप बताएंगे क्या नाम है? MC सीतलवाड़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, कितना प्यारा यूपी स्पेशल का प्रश्न है। देखिए, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिजनौर में। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। ठीक, और निकलती कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री से। गंगोत्री से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निकलती है। ठीक है, इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। कहीं पर यह पद्मा भी हो जाती है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? यहां पर ये याद रखिएगा, नहीं है। गंडक, चंबल, बेतवा या केन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंडक नदी है। यमुना की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, ये गंगा में दाहिने साइड में, ये गंगा जा रही है तो गंगा में आकर के प्रयागराज संगम ये दाहिने साइड से मिल जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? उसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, टोंस। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, यमुना की शादी में टोंस, बेतवा, चंबल, केन, सिंध नदी इसमें आते हैं। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बता दीजिए। नंदा देवी, केटू, एटलस या कामेट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन केटू। इसे एक और नाम है जिसे हम जानते हैं, गार्डविन ऑस्टिन। ये विश्व का दूसरा, ठीक, और भारत का सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किम्बरले। त्रुटि तो ज्यादा इन्होंने किया है। ठीक है, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। यूपी स्पेशल, आप याद रखिए, यूपी स्पेशल की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी स्पेशल आपको जरूर देखना। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर या झांसी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। बुंदेलखंड का पठार का भाग नहीं है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? गंगा, कावेरी, महानदी या सतलुज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
बी कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2022 का प्रश्न शुरू हो गया यहाँ पर। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसे में अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, चूँकि 2022 के बाद ये प्रश्न 2022 के बाद ये सीधा आपका पेपर 2026 में होने जा रहा है। तो ऐसे में अगला पेपर कब होगा कोई ठिकाना नहीं। आपके लिए डू और डाइट का ये है, या तो आप पास करेंगे या तो अगली आने वाली भर्ती में आप वंचित रह जाएंगे। तो निश्चित तौर पर वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करिए। आपको जो नहीं आ रहा उसे नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज करिए। और आपको एक साथ 300 प्रश्न, यानी पिछले जितने भी टेट के प्रश्न हुए इन्वायरमेंट के, सभी प्रश्न एक साथ वीडियो में आपको 2 भागों में मिल रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में चाहिए और दोनों भाग देखिए। ऐसे ही हिंदी के 300 प्रश्न 2011 से 2022 तक के PYQ के सभी प्रश्न एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका CDP का भी मिल जाएगा। और आप CTET का भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं CTET का भी इसी तरीके से सभी जितना भी CTET में पेपर हुआ, इन्वायरमेंट का, CDP का, आपका हिंदी का, सब कुछ एक साथ इकट्ठा मैं करके आपको दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए 2022 का प्रश्न ये जो है एग्जाम हुआ था उसको हम करते हैं। अंतिम पड़ाव पर यह प्रश्न 30 प्रश्न और करेंगे, हमारा यह टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि PYQ है जो आपको सफलता के रास्ते पे ले जाएगा। अगर आप गंभीर हैं अपने परीक्षा को लेकर के, जिसका डेट नीचे आ चुका है, मतलब पास आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, ध्रुव तारा। इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1981 में, 73 में, 72 में या 1985 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी बताऊंगा आपको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B, 1973 में। भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि प्रश्न कहाँ से रिपीट होते हैं। तो उस प्रश्न से जुड़े हुए इर्द गिर्द के सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ, जो मुझसे छूट जा रहा है, उसे आप अपने तरफ से भी देख लेंगे। और आप जो पढ़ेंगे, आगे कोई क्लास करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई सीरीज पढ़ते हैं, तो उसमें ये टॉपिक आपको रिमाइंड होगा। तो वहाँ पर जैसे ये टॉपिक आएगा, आप उसमें अच्छे से विस्तार से ध्यानपूर्वक पूरी तन मन से आप पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए तैयारी का एक अच्छा तरीका आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 1973 में अगर डेट पूछ ले तो 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अच्छा, किससे की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, वहां से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और 1974 में कान्हा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत इसे ले लिया गया था। यहाँ पर दलदली हिरण और लगभग जो दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए। और काला हिरण भी आप याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो उसके लिए, यानी उसको कृष्ण हिरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था?
ब्रिटिश व भारतीयों के मत, हिंदू व मुस्लिम के मत, कांग्रेस व मुस्लिम के मत, नरम दल व गरम दल के मत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? मजुमदार जी थे, ये भी याद रखना। ठीक है। चलिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? इसका सही जवाब क्या होगा? सॉरी, एक मिनट। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है। किससे? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है दोबारा, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन, चट्टानों के शक्ति मापन या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु के मापन के लिए। कार्बन 12 के द्वारा, कभी ये पूछ ले, C12 के द्वारा। ठीक है। और C14 के जो बीच में जो अनुपात निकाला जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, ये चीज़ें आपको याद रखना। तो अभी यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? ऑप्शन है 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 नवंबर 1950 या 13 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है। इसके गाने का समय 52 सेकेंड है। यह प्रश्न ये भी रिपीट हो रहा है, आपको याद ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। 278वां प्रश्न है ये आपके बीच। ठीक है। प्रश्न है कि बायोमैग्निफिकेशन है क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तक के विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता या इनमें के सभी। तो इसका सही जवाब होगा समय के साथ उत्तकों में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन या फास्फोरस। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए, कवक, मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस में अजैविक घटक कौन सा है जो नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए, कवक। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? बताइए आप। एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम। ठीक, ये नीदरलैंड में इसे 1971 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक और बहुत है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। और जो IUCN है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है। और IPCC की स्थापना 1988 में की गई थी। और एक है GEF की स्थापना 1991 में की गई थी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर देखते हैं कि निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक है, ये प्रश्न पुनः पूछा गया है, प्रश्नों की पुनरावृत्ति अत्यधिक है सीटेट में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्यों? क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है या दाब प्रभाव है। तो इसका सही जवाब है रेन शैडो प्रभाव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, आपको बताना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1972, 1962, 1960 या 1975। तो इसका सही जवाब है 1972 में। ठीक है, कब? 1972 में इसे पारित किया गया था। अब एक और फैक्ट याद रखिएगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण क्या कहलाती है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य तप या उष्मा बजट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, सौर स्थिरांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या यूएसएसआर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से मौलिक अधिकार, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक, अगर आप जर्मनी से देखेंगे तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया? आपातकाल के प्रवर्तनों के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों की शक्तियां लिया गया। ठीक है, आपातकाल प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की संबंधित शक्तियां दिया गया। ठीक है, चलिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांत घाटी में, साइलेंट वैली। ये है कहाँ पे? केरल में अवस्थित है। कहाँ पर? केरल में पाई जाती है। पलक्कड़ जिले, अगर वो जिला का नाम पूछ ले आपका, पलक्कड़ जिला। ठीक, पहाड़ी का नाम पूछ ले तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है कि नीली ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान, स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। आपको यहाँ पर देखना असत्य है क्या। ठीक, बाकी सब ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक व अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर, क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ठीक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ये भी रिपीट ही हो रहा है। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री साउथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साउथ में है मकर रेखा, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, और ये नॉर्थ वाले को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर ओडम, डॉक्टर ए जी टेंसले, डॉक्टर आर डी मिश्रा, डॉक्टर विटेकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इजी टेंसले ने कहा था। ठीक, उनकी पुस्तक का नाम, अपनी पुस्तक में इकोलॉजी में, ये कब 1953 में इनकी पुस्तक आई थी, इकोलॉजी 1953 में। ठीक, और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक भी एजे टेंसले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, घासभूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है? तो हमें बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, या तो मांसाहारी और शाकाहारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन बी मांसाहारी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, बताइए। मध्यमंडल, क्षोभमंडल, सत्तापमंडल, आयनमंडल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षोभमंडल, जहाँ पर सभी क्रियाएं होती हैं, बादल, आंधी, वर्षा, वायुमंडलीय घटनाएं जहाँ पर होती हैं। ठीक है, ये अधिकतम 8 से 18 किमी तक पाया जाता है। ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा पर, ये ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई की बात की जा रही है। ठीक है, 165 मीटर इसमें, मतलब क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, गिरावट की होती है, और 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भाई, हमें बताइए। 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 या 11 दिसंबर 2002। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 11 दिसंबर 2002। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, या शिफ्टिंग खेती, या जैविक खेती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। ठीक है, प्रक्रिया जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बेरिक अम्ल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड से होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा से संदर्भित की जाती है। अच्छा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर आपसे पूछ ले, पीएच मान जो होता है 5 से कम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कि WWF से आशय क्या है। ये भी प्रश्न रिपीट किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका सही जवाब है। 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इंग्लैंड में। और ये कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में।
ठीक, इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसको जाइंट पांडा है। ठीक, चलिए ये गैर सरकारी संगठन है। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब क्या है? हम 300 प्रश्न के टारगेट को पुनः प्राप्त करेंगे। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। अच्छा, अगर जिले का नाम पूछ ले तो चमोली जिला आप बता दीजिएगा। ठीक, विश्व संगठन द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? इंडीज में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडीज में। ठीक, अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किससे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना सिंधु तो होगी नहीं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए तिब्बत में सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ठीक, तो हम 300 प्रश्न एनवायरनमेंट के पूरा करते हैं। चैनल में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि और भी किसी टॉपिक पर आपको चाहिए। यूपी टेट में एनवायरनमेंट के, हिंदी के, सीडीपी के सभी 300 प्रश्न 2011 से 22 के पीवाईक्यू जितने भी हैं, एमसीक्यू एक साथ छांट करके एक साथ एक ही भाग में 2 वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन करिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।